वेलकम बैक साइंस वॉरियर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ये एक पूरी 10 पार्ट सीरीज होने वाली है, सुपर इंटरेस्टिंग। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो रेडी हो? चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे ही मैं ये शब्द बोलता हूँ बैक्टीरिया, आपके दिमाग में क्या आता है? आई एम श्योर पहली चीज आती होगी जर्म्स, है ना? बीमारी, इन्फेक्शन, बस यही सब नेगेटिव चीजें। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन्हें हम विलन समझते हैं वही असल में हमारे हीरोज हैं। हाँ, जरा स्क्रीन पर देखो। एक तरफ है वो सब कुछ जिससे हम डरते हैं, डिजीज, इन्फेक्शन, सिकनेस। पर अब दूसरी तरफ देखो, वाओ, आपका फेवरेट चीज, घर का बना हुआ दही, सुबह सुबह का फ्रेश ब्रेड और यहाँ तक कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। पेनिसिलिन का नाम सुना है? वो एंटीबायोटिक जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है, वो भी एक माइक्रोब से ही बनती है। तो ये सारी कमाल की चीजें इन्हीं छोटे छोटे माइक्रोब्स की मेहरबानी है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम इनके विलन वाले साइड को थोड़ा साइड में रखेंगे और उनके हीरो वाले साइड को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखो, हमने विलेन्स और हीरोज की बात तो कर ली। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे एक अनोखी फैक्ट्री में, इन माइक्रोब्स की फैक्ट्री। फिर हम दो सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद एग्जाम के लिए 2 फुल मार्क्स वाले पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करने। और लास्ट में हम देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या मजेदार आने वाला है। सिंपल। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर। हमें ना अपनी सोच को बिल्कुल बदलना है, एकदम फ्लिप करना है। आज से माइक्रोब्स हमारे लिए जर्म्स नहीं है, कीटाणु नहीं है, वो हैं हमारे वर्कर्स। हाँ, सोचो, लाखों करोड़ों छोटे छोटे वर्कर्स जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं। और ये लाइन देखो, ये लाइन सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से है, पर ये इस पूरे चैप्टर का इसका एसेंस है, इसका निचोड़ है। इस लाइन को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो। वी आर नॉट स्टडिंग डिजीजेस हियर, वी आर स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज। मतलब हम यहाँ बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं उन माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज के बारे में। तो चलो अपनी फैक्ट्री का टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फैक्ट्री के दिमाग में, यानी R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बड़ी फैक्ट्री में होता है ना? तो हमारी इस माइक्रोबियल फैक्ट्री में इस डिपार्टमेंट का नाम है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। यहां पर हम अपने वर्कर्स यानी इन माइक्रोब्स को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर टेंशन मत लो, सिंपल है। ये कहती है कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स से जुड़ी हर चीज, उनके एंजाइम्स, प्रोटीन्स, उनका जेनेटिक्स, सब कुछ स्टडी करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्योर साइंस है, ये R&D है। हम यहाँ अपने वर्कर्स की पूरी कुंडली निकालते हैं, उनके अंदर कौन सी केमिकल मशीन्स हैं यानी एंजाइम्स जो काम करती हैं, उनका डिजाइन ब्लूप्रिंट कैसा है यानी उनका DNA। बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं और काम कैसे करते हैं, सब कुछ। तो इस R&D डिपार्टमेंट का क्या गोल क्या है? मतलब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, हम इन माइक्रोब्स को आराम से स्टडी करते हैं। स्टेप 2, हम उनकी बायोलॉजी और उनके जेनेटिक्स को A to Z समझते हैं। स्टेप 3, फिर इस सारी नॉलेज को हम सोसाइटी के भले के लिए यूज करते हैं। और फाइनली स्टेप 4, इस नॉलेज से हम फूड और मेडिसिन जैसी जरूरी चीजें बनाते हैं। बेसिकली एक बार हमें समझ आ गया ना कि ये वर्कर काम कैसे करता है, तो हम उसे अपने लिए काम पर हायर कर सकते हैं। सिंपल। तो R&D का काम हो गया, हमने अपने वर्कर्स को A to Z समझ लिया। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन का क्या फायदा अगर हम उसे यूज ही ना करें? अब टाइम है इस नॉलेज से असल में कुछ बनाने का, कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करने का। और ये सारा काम कहाँ होता है? फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर। और उस प्रोडक्शन फ्लोर का नाम है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मेन काम क्या है? इसका काम है R&D वाली साइंस को बिजनेस और एप्लीकेशन में बदलना। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 मेन एरियाज में काम करती है। पहला, इकोनॉमिक प्रोसेसेस, यानी ऐसी चीजें बनाना जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके। दूसरा है सोशल प्रोसेसेस, यानी समाज की भलाई के लिए काम करना, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाना। और तीसरा है एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस, यानी हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, कचरा मैनेज करना, ये सब। ओके एवरीवन, अब बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि अगली स्लाइड पर जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। तो ये रहा वो 2 मार्क का सवाल। अगर एग्जाम में आए व्हाट आर द 2 मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको बस ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं।
पॉइंट नंबर 1, फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से अलग अलग चीजें बनाना, जैसे ब्रेड, चीज, वाइन, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब। और पॉइंट नंबर 2, माइक्रोब्स को गार्बेज मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज करना। सोचो कितने कमाल के वर्कर्स हैं ये। एक तरफ हमें खाना खिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारी ही फैलाई हुई गंदगी साफ करते हैं। बस ये 2 पॉइंट्स और फुल मार्क्स पक्के। चलो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, अप्लाइड और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। चलो, इनके बीच का डिफरेंस एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। देखो, लेफ्ट साइड पर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है? ये है द साइंस। ये है हमारी फैक्ट्री का R&D डिपार्टमेंट। यहाँ हम रिसर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। अब राइट साइड पर देखो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है? ये है द एप्लीकेशन। ये है हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन फ्लोर। यहाँ हम उस नॉलेज को यूज करके प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो एक तरफ है नॉलेज, दूसरी तरफ है एक्शन। एक तरफ है साइंस, दूसरी तरफ है उस साइंस का यूज। सिंपल, राइट? तो आज हमने स्टेज सेट कर लिया है, हमने अपनी सोच बदल दी। अब हमें पता है कि माइक्रोब्स हमारी टाइनी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन ये फैक्ट्रीज असल में काम कैसे करती हैं? वेल, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। देखते हैं कि पार्ट 2 में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगले एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, दूध से बनने वाली चीजें। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचा है कि कैसे वो पतला सा लिक्विड दूध मैजिकली एकदम गाढ़ा, थोड़ा सा खट्टा और इतना डिलीशियस दही बन जाता है? इस जादू के पीछे की साइंस क्या है? आखिर इन माइक्रोब्स का इसमें क्या रोल है? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे पार्ट 2 में। नमस्ते दोस्तों, और साइंस कॉर्ड में आपका फिर से स्वागत है। ये है हमारा पार्ट 2। पिछले एक्सप्लेनर में हमने आपसे बेसिक्स की बात की थी, लेकिन आज हम असली जादू देखने वाले हैं। पता है कौन सा? वो जादू जिससे बहता हुआ लिक्विड दूध बन जाता है एकदम गाढ़ा, क्रीमी दही। मजा आ जाता है ना? लेकिन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे है पक्की साइंस। तो चलिए शुरू करें। तो ये है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, है ना? एक सिंपल सा लिक्विड दूध कैसे बदल जाता है इतने सॉलिड, थिक, क्रीमी योगर्ट में? मतलब आखिर होता क्या है उसके अंदर? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? चलो आज इस राज से पर्दा उठाते हैं मिलकर। तो इस प्योर ट्रांसफॉर्मेशन का, इस जादू का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? सुनोगे? वो है बैक्टीरिया। हाँ, आपने सही सुना, बैक्टीरिया। वही छोटे छोटे माइक्रोब्स जिनके बारे में सुनते ही हम सोचते हैं अरे बीमारी। लेकिन यहाँ ये बैक्टीरिया विलेन नहीं, हीरो है। ये तो जादूगर है, विजर्ड्स है। इन्हीं की वजह से दूध का पूरा रूप, रंग सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, एक स्टेप पीछे जाते हैं। पहले ये सोचो कि हमें दूध को फर्मेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दही या चीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मेन रीजन पता है क्या है? प्रिजर्वेशन। हजारों साल पहले सोचो, जब फ्रिज नहीं होते थे, दूध तो 1-2 दिन में खराब हो जाता था। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने दूध को दही में बदल दिया, जिससे वो हफ्तों तक चल जाता था। व्हाट अ ब्रिलियंट सर्वाइवल टेक्निक, राइट? तो ये जो पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ना, ये बेसिकली 2 चीजों पे टिका हुआ है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहला, जब दूध में सही माइक्रोब्स जाते हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी मतलब वो थोड़ा खट्टा हो जाता है, सार। और दूसरा बदलाव क्या होता है? उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, मतलब वो बहते हुए लिक्विड से एकदम गाढ़ा, थिक हो जाता है। बस ये 2 चीजें हुई और आपका दूध बन गया दही। इतना ही सिंपल है। ओके, लेकिन रुको। इससे पहले कि हम अपने हीरो यानी अच्छे बैक्टीरिया को दूध में डालें, हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें दूध में पहले से मौजूद जो गंदे वाले अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा, है ना? इसीलिए फैक्ट्रीज में सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पैस्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं? दूध को इतना गर्म करते हैं कि सारे बेकार के माइक्रोब्स मर जाते हैं। तभी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एकदम सेफ और परफेक्ट बनता है। चलो, तो अब हम एक वर्चुअल टूर पे चलते हैं, एक योगर्ट फैक्ट्री के अंदर। देखते हैं कि बड़े स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर दही कैसे बनता है। ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, तो हर स्टेप को ध्यान से सुनना। ओके, तो फैक्ट्री में सबसे पहला काम क्या होता है? योगर्ट को एक्स्ट्रा गाढ़ा और प्रोटीन से भरपूर बनाने के लिए दूध में कंडेंस्ड मिल्क पाउडर मिलाते हैं, स्टेप 1। फिर इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से उबालते हैं, स्टेप 2। इसके बाद उसे ठंडा करते हैं, बिल्कुल ठंडा नहीं, बस हल्का गर्म, जिसे हम लूक वार्म कहते हैं।
स्टेप 3। और अब आती है असली हीरो की एंट्री। इस लूकवार्म दूध में ऐड किया जाता है द बैक्टीरियल स्टार्टर कल्चर। अब ये जो स्टार्टर कल्चर है, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसमें 2 बिल्कुल खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इनका रेशियो, इनका प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और वो रेशियो क्या है? 1:1, मतलब 1:1। दोनों बैक्टीरिया बिल्कुल बराबर बराबर डाले जाते हैं। क्यों? ताकि वो एक टीम की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करें और हमें वो परफेक्ट दही मिल सके। तो मिलते हैं हमारी स्टार प्रोडक्शन टीम से, दही बनाने वाले सुपरस्टार्स। टीम में पहला मेंबर है, नाम थोड़ा मुश्किल है पर याद करना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। इसका काम क्या है? ये बनाता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन को पकड़कर जमा देता है, आपस में जोड़ देता है, जिससे दही को मिलता है उसका गाढ़ा डेंस टेक्सचर। अब आते हैं दूसरे टीम मेंबर पर। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। ये बनाता है एक दूसरा केमिकल जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। और पता है ये क्या करता है? यही वो कंपाउंड है जिससे दही को उसका स्पेशल खट्टा टेस्ट मिलता है। अब मुझे पता है ये दोनों नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो इसको याद करने का एक सुपर इजी तरीका बताऊं? एक ट्रिक। ऐसे सोचो, स्ट्रेप्टोकोकस, एस से स्ट्रेप्टोकोकस, एस से स्ट्रक्चर। या फिर ऐसे सोचो कि स्ट्रेप्टोकोकस एक बॉडी बिल्डर है, वो दही की बॉडी बनाता है, यानी उसका टेक्सचर। और दूसरा लैक्टोबैसिलस, वो है फ्लेवर मास्टर, वो उसमें लाता है लज्जत, यानी टेस्ट। तो एक है बॉडी बिल्डर और दूसरा है फ्लेवर मास्टर। अब आसान है? अच्छा, प्लेन दही तो ठीक है, पर आजकल मार्केट में तो स्ट्रॉबेरी, बनाना, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स मिलते हैं। वो कैसे बनते हैं? सिंपल, फैक्ट्री में दही बनने के बाद उसमें फ्रूट जूसेस ऐड कर देते हैं। और एक और इंडस्ट्रियल सीक्रेट बताऊं? दही बनने के बाद उसे एक बार और पैस्चराइज किया जाता है। पता है क्यों? ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब वो दुकानों में ज्यादा दिन तक फ्रेश रहे। पर इसका एक डाउनसाइड है, ऐसा करने से वो जिंदा अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अगर आप प्रोबायोटिक योगर्ट खाना चाहते हैं ना, तो हमेशा पैक के पीछे लेबल जरूर चेक करना। चलो, दही की कहानी तो हमने समझ ली। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्खन की, बटर। इसका वो जो एकदम रिच मजेदार फ्लेवर होता है ना, उसके पीछे भी बड़ी कमाल की साइंस है। देखें। देखो, बटर भी ना 2 टाइप का होता है। पहला है स्वीट क्रीम बटर। ये सिंपल है, इसमें कोई माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं होता। बट दूसरा है कल्चर्ड बटर। नाम से ही पता चल रहा है ना? इसमें क्या करते हैं? क्रीम के अंदर माइक्रोब्स डाले जाते हैं ताकि वो फर्मेंट हो, और इसी फर्मेंटेशन की वजह से इस बटर में एक हल्का सा टैंगी, थोड़ा खट्टा सा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लेवर आता है। और अब एक फन फैक्ट सुनो, बटर में जो एक खास खुशबू और टेस्ट होता है ना, अ वेरी बटरी फ्लेवर, वो एक केमिकल कंपाउंड की वजह से है। उसका नाम है डायसीटल। इंटरेस्टिंग, राइट? और ये डायसीटल बनता कब है? जब कल्चर्ड बटर फर्मेंट होता है। तो अगली बार जब आप टोस्ट पर मक्खन लगाओगे तो याद रखना, आप एक्चुअली डायसीटल का मजा ले रहे हो। तो काफी कुछ सीख लिया हमने, है ना? अब टाइम है एक क्विक एग्जाम का, एक बोर्ड चेक। चलो देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। मैं सवाल पूछूंगी और आप अपने मन में जवाब सोचना। रेडी हो? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, दही बनाने के लिए हम दूध में कौन से 2 बैक्टीरिया ऐड करते हैं? छोटा सा हिंट दूं, याद करो, हमारा बॉडी बिल्डर और फ्लेवर मास्टर। कौन थे वो? अगर आपने सोचा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, तो आप बिल्कुल सही हो। शाबाश, ये दोनों नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लेना एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो दही को उसका स्पेशल खट्टा सावर टेस्ट देता है? याद करो, हमारे फ्लेवर मास्टर का काम क्या था? वो कौन सा केमिकल बनाता था? और जवाब है एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल सही, यही वो कंपाउंड है जो लैक्टोबैसिलस बनाता है, और यही है दही के यूनिक टेस्ट का सीक्रेट। जबरदस्त। ओके, आखिरी सवाल इस राउंड का, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? फैक्ट्री में दही बनाते वक्त उसमें कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इसलिए ऐड करते हैं ताकि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? सोचो। एंड द आंसर इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है। हमने बात की थी ना कि फैक्ट्री में दही को एक्स्ट्रा थिक और प्रोटीन रिच बनाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। वेल डन। तो आज के इस पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, द मेन टेकअवे क्या है
एक सिंपल सी लाइन में ये है कि बैक्टीरिया ही वो असली सुपर पावर है जो दही को उसका गाढ़ा टेक्सचर और उसका अनोखा खट्टा टेस्ट देते हैं। इट्स ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। तो देखो, हमने दही और बटर की साइंस को तो मास्टर कर लिया, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स का असली राजा यानी चीज तो अभी बाकी है और उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है आपको कि ट्रेडिशनली चीज बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता था जो जानवर के पेट से निकाला जाता है। हाँ, लेकिन फिर मार्केट में वेजिटेरियन चीज कैसे मिलता है? बिना उस एंजाइम की चीज कैसे बनता है? ये जानेंगे हम पार्ट 3 में, तो उसको मिस मत करना। तब तक स्टे कल्चर्ड। नमस्ते फूड साइंटिस्ट, कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ अ सीरीज। कभी सोचा है कि आपका फेवरेट पिज्जा वाला चीज फैक्ट्री में बनता कैसे है? आज हम उसके सारे सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा इस सवाल पे आते हैं। सोचो, वो लिक्विड सा दूध आखिर इतना सॉलिड, इतना स्ट्रेची और इतना डिलिशियस ब्लॉक कैसे बन जाता है? जब आप पिज्जा का स्लाइस उठाते हो और वो चीज स्ट्रेच होता है, वही मैजिक आज हम समझेंगे। और अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपके होश उड़ा दे। क्या आपका फेवरेट चीज नॉन वेज है? हाँ, आपने सही सुना। ट्रेडिशनली चीज नॉन वेजिटेरियन तरीके से बनता था। आखिर ऐसा क्यों? चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले चीज बनाने की कहानी शुरू होती है 3 खास दोस्तों से। ये 3 दोस्ती हैं जो दूध को चीज में बदल देते हैं। और मजेदार बात ये है कि ये दोस्त असल में बैक्टीरिया हैं। ये लो, मिलो इन तीनों से। और हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये नाम पक्का आ सकते हैं, तो इनको नोट कर लो। लैक्टोबैसिलस लैक्टीज, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। यही हैं हमारे चीज के असली हीरोज। अब ये करते क्या हैं? सिंपल है, जैसे घर में दही जमता है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। ये बैक्टीरिया दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है उसको खा जाते हैं और बदले में बनाते हैं लैक्टिक एसिड। इससे दूध थोड़ा खट्टा हो जाता है और सॉलिड होना शुरू हो जाता है। सिंपल। ओके, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो मैंने शुरू में पूछा था। चीज वेज है या नॉन वेज? चलो इस मिस्ट्री को आज सॉल्व कर ही देते हैं। देखो, दूध को सॉलिड बनाने के लिए उसके अंदर से पानी निकालना पड़ेगा, राइट? तो जब दूध फटता है, उसमें से जो पानी वाला हिस्सा अलग होता है ना, उसे कहते हैं वे। और जो सॉलिड पनीर जैसा हिस्सा बच जाता है वो है कर्ड। और यहीं पर है सारी कहानी का ट्विस्ट। दूध से वे निकालने के लिए एक स्पेशल चीज चाहिए, एक एंजाइम। पहले पुराने जमाने में एक एंजाइम यूज होता था जिसका नाम है रेनेट। और पता है ये कहां से आता था? गाय के बछड़े के पेट से। एग्जैक्टली, इसलिए वो चीज नॉन वेजिटेरियन होता था। लेकिन टेंशन नॉट, अब मॉडर्न फैक्ट्रीज में हम यूज करते हैं प्रोटीएज एंजाइम और ये मिलता है फंगी से। इसका मतलब आज जो चीज आप खाते हो वो 100% वेजिटेरियन है। ह्यू। और हाँ, ये पॉइंट तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो। अगर एग्जाम में पूछा गया कि मॉडर्न वेजिटेरियन चीज में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रोटीएज, जो मिलता है फंजाई से। तो अब हमें इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, कंट्रोवर्सी भी सॉल्व हो गई। तो चलो अब एक वर्चुअल टूर पे चलते हैं चीज फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि ये बनता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली 4 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1, कटिंग। जो सॉलिड कर्ड बना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। नंबर 2, वॉशिंग एंड सॉल्टिंग। फिर इसको धोया जाता है और नमक मिलाया जाता है। नमक से टेस्ट भी आता है और चीज खराब भी नहीं होता। नंबर 3, प्रेसिंग। इसको फिर जोर से दबाया जाता है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और आखिर में स्टेप नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, रिपनिंग। इसी स्टेज में असली जादू होता है। ये टेबल देखो, सब समझ आ जाएगा। चीज ना वाइन की तरह होता है, जितना पुराना उतना बेहतर और उतना ही हार्ड। जो चीज जल्दी से तैयार हो जाता है, जैसे हमारा पनीर या पिज्जा वाला मोज़रेला, वो सॉफ्ट रहता है। इसे कहते हैं फ्रेश चीज। फिर आता है सेमी हार्ड चीज, जैसे चेडर, जिसको 3 से 12 महीने तक रखा जाता है। और जो बिल्कुल वेरी हार्ड चीज होता है, जैसे पार्मेजान, उसको तो 12 से 18 महीनों तक एज किया जाता है। सोच सकते हो, 1.5 साल तक। ओके, बहुत पढ़ाई हो गई। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। रेडी हो? चलो, पहला सवाल। ट्रेडिशनली यानी पुराने तरीके से चीज बनाने में कौन सा एंजाइम यूज होता था? सोचो सोचो। अगर आपने सोचा रेनेट, तो बिल्कुल सही, ये कैटल के स्टमक से मिलता था। सवाल नंबर 2, और ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आजकल वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? एकदम करेक्ट, जवाब है प्रोटीएज, जो फंगी से मिलता है। और ये रहा फाइनल सवाल।
उस वेरी हार्ड चीज का नाम बताओ जिसको 12 से 18 महीनों तक राइपन किया जाता है। जबरदस्त, सही जवाब है पार्मेजान चीज। तो अब आप समझ गए कि आपके पिज्जा पर जो चीज है उसके पीछे कितनी साइंस है। लेकिन इन छोटे छोटे माइक्रोब्स का कमाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यही माइक्रोब्स हैं जो आपके ब्रेड को इतना सॉफ्ट और फ्लफी बनाते हैं और आपके पेट को यानी गट को हेल्दी रखते हैं। तो अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में हम डाइव करेंगे प्रोबायोटिक्स और ब्रेड प्रोडक्शन की अमेजिंग दुनिया में। आखिर कैसे फूलता है आटा और ये प्रोबायोटिक्स हैं क्या चीज, ये सब जानने के लिए पार्ट 4 देखना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे चीजी एंड स्टे स्मार्ट। नमस्ते फ्यूचर साइंटिस्ट एंड वेलकम बैक। ये है हमारे चैप्टर 7 का पार्ट 4। आज हम माइक्रोब्स की अमेजिंग दुनिया में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक है प्रोबायोटिक्स जो हमारे दोस्त हैं और दूसरा है ब्रेड प्रोडक्शन, मतलब हमारी सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड के पीछे की साइंस। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, क्या आपको पता है कि अभी राइट दिस मोमेंट आपके पेट के अंदर एक फुल ऑन वॉर चल रही है? सीरियसली, आपके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे सोल्जर्स हैं, इतने सारे कि आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं ना, उनसे भी कहीं ज्यादा। और ये सोल्जर्स बुरे जर्म से फाइट कर रहे हैं ताकि आप हेल्दी रह सको। पता है इन सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स। ऑलराइट, तो आज के इस सेशन का प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम प्रोबायोटिक्स को समझेंगे, ये हमारी बॉडी की आर्मी कैसे है। फिर विल जंप इनटू बेकिंग साइंस और यीस्ट के मैजिक को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कमर्शियल और घर में यूज होने वाले यीस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर आएगा एक क्विक सा एग्जाम कॉर्नर रिवीजन के लिए एंड फाइनली मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, प्रोबायोटिक्स। अपनी टेक्स्ट बुक्स में पेज 79 ओपन कर लो। आपने कभी सोचा है कि जब भी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स के साथ दही यानी योगर्ट खाने को क्यों बोलते हैं? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आखिर ये प्रोबायोटिक्स हैं क्या? सिंपल वर्ड्स में प्रोबायोटिक्स मिल्क से बने प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर जिंदा मतलब एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स यानी आंतों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है एक्टिव। इनका जिंदा हमारे पेट तक पहुँचना इज द होल पॉइंट। अब मिलो इन हीरो से। बच्चों, इनके नाम एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला हीरो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। रिपीट करो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दूसरा है लैक्टोबैसिलस कैसे और तीसरा बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। ये तीनों हमारी गट हेल्थ के AKA सुपर हीरोज हैं। अब देखो, जहाँ हीरो है वहाँ एक विलन तो जरूर होगा, राइट? तो हमारे एलिमेंट्री कनाल में एक हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम और हमारे हीरो बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम इसी विलन से लड़ते हैं और हमारे गट में एक गुड हेल्दी बैलेंस बनाकर रखते हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि हमें इन गुड बैक्टीरिया की जरूरत ही क्यों है? ऐसा क्या खास करते हैं ये हमारे लिए? सोचो, व्हाट्स देयर जॉब? तो इसका जवाब है इन 4 की बेनिफिट्स में। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये हमारे पेट के अंदर गुड और बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं। नंबर 2, ये डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की पावर को बूस्ट करते हैं। नंबर 3, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे वालों को भी मार देते हैं। प्रोबायोटिक्स इन्हीं अच्छे बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। एंड नंबर 4, इनका यूज डायरिया जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट और पोल्ट्री में भी किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि प्रोबायोटिक्स का मतलब सिर्फ दही है, तो आप गलत हो। योगर्ट के अलावा ये कैफीर में मिलते हैं, सावरक्राउट जो पिकल्ड कैबेज होता है, डार्क चॉकलेट, मीजो सूप और यहाँ तक कि माइक्रो एल्गी जैसे स्पाइरुलिना और क्लोरेला में भी ये गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलिए अब पेट से निकलकर आते हैं सीधा किचन में। हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग साइंस। ये भी आपको पेज 79 पर ही मिलेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा डो एकदम फ्लफी नरम नरम ब्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जस्ट इमेजिन, आपने आटे, पानी और नमक से एक स्टिकी सा डो बनाया। फिर ऐसा क्या जादू होता है कि वो थोड़ी देर बाद एकदम स्पंज जैसा सॉफ्ट और फूला हुआ हो जाता है? हाउ? और जादू का नाम है बेकर्स यीस्ट। ये बेसिकली एक तरह का फंगस है जो ब्रेड बनाने में एक मैजिशियन का काम करता है और इसका साइंटिफिक नाम जो एग्जाम में पक्का आ सकता है वो है सैक्रोमाइसीस सर्विशियाई। इस नाम को बिल्कुल मत भूलना।
तो ये मैजिक होता कैसे है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम यीस्ट को आटे, पानी और नमक के साथ मिक्स करते हैं। स्टेप 2 है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में यीस्ट आटे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उन्हें खाता है और बदले में 2 चीजें प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। स्टेप 3 में ये जो CO2 गैस बनती है वो डो के अंदर फंस जाती है, जिससे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं और हमारा डो फूल जाता है। इट राइजेस। फिर जब हम उस फूले हुए डो को ओवन में बेक करते हैं तो गर्मी से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे छोटे छोटे रास्ते या होल्स छोड़ जाती है और इन्हीं होल्स की वजह से हमारी ब्रेड इतनी पोरस और स्पंजी बनती है। कूल राइट? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कि आपको पता है कि जो यीस्ट बड़ी बड़ी बेकरीज में यूज होता है और जो हम घर पर यूज करते हैं वो एक्चुअली अलग होता है। आइए इन 2 अलग अलग यीस्ट की कहानी सुनते हैं। तो देखो, कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल यीस्ट यूज होता है। इसमें यीस्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। इससे क्या होता है, ब्रेड ज्यादा न्यूट्रिटिव बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक यूज में हम ड्राई ग्रैनुलर यीस्ट यूज करते हैं, जिसमें मोस्टली सिर्फ यीस्ट फंगस ही होता है और उसका मेन काम सिर्फ डो को फुलाना होता है। और अब टाइम है एक फन फैक्ट का। आपके फेवरेट चाइनीज फूड में यूज होने वाले विनेगर, सोया सॉस और यहाँ तक कि अजीनोमोटो भी इसी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। अमेजिंग इजंट इट? चलिए अब टाइम हो गया है एक क्विक रिवीजन का। लेट्स चेक कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कितना याद हुआ है। रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंतों में उस हार्मफुल बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसे प्रोबायोटिक्स डिस्ट्रॉय करते हैं। कम ऑन, थोड़ा सोचो। द राइट आंसर इज क्लोस्ट्रिडियम। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? आई नो यू नो दिस वन। एंड द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। परफेक्ट। और आखिरी सवाल, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स ईस्ट? ये थोड़ा टफ है पर याद करो। यस, द करेक्ट आंसर इज सैक्रोमाइसिस सर्विसिए एक्सीलेंट। तो आज हमने क्या सीखा? इन शॉर्ट, माइक्रोब्स कीप आवर टमी हैप्पी एंड आवर ब्रेड फ्लफी। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट को खुश रखते हैं और हमारी ब्रेड को सॉफ्ट बनाते हैं। लेकिन ये माइक्रोबियल एडवेंचर यहाँ खत्म नहीं होता है। द स्टोरी कंटिन्यूज। हमारे अगले यानी पार्ट 5 में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स विनेगर कैसे बनाते हैं और हमारी फेवरेट बेवरेजेस जैसे कॉफी और वाइन बनाने में उनका क्या रोल है। तो पार्ट 5 देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तब तक स्टे एक्टिव लाइक द प्रो। हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक। हम आ गए हैं हमारी माइक्रोब स्टोरी के पार्ट 5 में और आज पता है क्या, हम माइक्रोब्स की एक ऐसी साइड देखेंगे जो आपके किचन से जुड़ी हुई है। अच्छा चलो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है। जरा सोचो, आपके किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना आपका फेवरेट खाना अधूरा सा लगता है? सोचो सोचो, क्या दिमाग में आया? नूडल्स या मम्मी के हाथ का बना हुआ वो तीखा सा अचार, या शायद सिंपल सा टोमेटो केचप, और सुबह सुबह उठने के लिए वो जरूरी गर्मा गर्म कॉफी। अब आप सोच रहे होंगे इन सब अलग अलग चीजों का क्या कनेक्शन? इन सब में एक कॉमन सीक्रेट है, एक राज छुपा है। और हाँ, ये सीक्रेट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है माइक्रोब्स। जी हाँ, वही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। केचप और अचार का जो खट्टा टेस्ट है वो आता है विनेगर से, और विनेगर को यही माइक्रोब्स बनाते हैं। इतना ही नहीं, आपकी कॉफी के बीन्स को उसके फल से अलग करने का काम वो भी माइक्रोब्स ही करते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनेगर से, जिसे हम आम भाषा में सिरका भी कहते हैं। आखिर ये इतनी खट्टी चीज इन माइक्रोब्स की मदद से बनती कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। सो केमिकली देखा जाए तो ये विनेगर है क्या चीज? सिंपल सी बात है, ये एक 4% सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का। हाँ, वही एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। देखो, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका काम सिर्फ खट्टास देना नहीं है, ये एक जबरदस्त प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तभी तो सोचो, अचार, सॉस, केचप, ये सब इतने टाइम तक खराब नहीं होते। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस। स्क्रीन पर जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, उसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एथेनॉल प्रोडक्शन। दूसरा, एसिटिक एसिड कन्वर्जन। और आखिरी, प्योरिफिकेशन। चलो इन तीनों को एक एक करके आराम से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, एथेनॉल बनाना। इसके लिए हम कोई भी मीठा कार्बन कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस, अंगूर का रस या गन्ने का रस।
फिर इसमें एंट्री होती है हमारे पहले माइक्रोब की, एक यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सर्विसिए। ये यीस्ट क्या करता है? ये इस मीठे रस को फर्मेंट करके एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम आम भाषा में अल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, अब जो एथेनॉल बन गया है उसमें हम बैक्टीरिया का एक मिक्सचर डालते हैं। इन दोनों नामों को अच्छे से नोट कर लीजिए, एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर। ये बैक्टीरिया उस एथेनॉल का माइक्रोबायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं और उसे बदल देते हैं एसिटिक एसिड में। तो प्रोसेस क्या हुआ? पहले यीस्ट ने मीठे से बनाया अल्कोहल और फिर बैक्टीरिया ने उस अल्कोहल को बदल दिया एसिड में। सिंपल। और अब है फाइनल टच, प्योरिफिकेशन। जो एसिड बना है उसमें अभी भी थोड़ी इम्प्योरिटीज हैं, तो पहले उसे साफ किया जाता है। फिर उसका रंग साफ करने के लिए यानी उसे ब्लीच करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज होता है। और फाइनली उसे प्रिजर्व करने के लिए और जो बचे कुचे माइक्रोब्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए उसमें थोड़ी सी SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है और बस तैयार है हमारा एकदम प्योर विनेगर। तो ये थी कहानी सिरके की, लेकिन माइक्रोब्स का कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब एक और ऐसी ही चीज देखते हैं जो आप सबकी फेवरेट है, सोया सॉस। आपके नूडल्स और फ्राइड राइस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये भी माइक्रोब्स की ही देन है। चलो देखते हैं कैसे। तो सोया सॉस बनता कैसे है? बेसिकली गेहूं या चावल का आटा लेते हैं और सोयाबीन के साथ उसका एक मिक्सचर बनाते हैं, फिर उसको फर्मेंट किया जाता है। और ये फर्मेंटेशन का हीरो कौन है? एक फंगस। नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, एस्परजिलस ओरिजाए। अब इसको याद कैसे रखें? सिंपल सी ट्रिक है। देखो इसके नाम में क्या है? ओरिजाए। ओरिजाए सुनने में राइस जैसा नहीं लगता? बिल्कुल। और सोया सॉस हम किसके साथ खाते हैं? फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ। तो बस ओरिजाए से राइस याद रखना। हो गया ना सिंपल। चलिए खट्टी और नमकीन चीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ बेवरेजेस की। हाँ जी, यहाँ भी माइक्रोब्स का ही जादू चलता है। और अब जो हम देखने वाले हैं वो एग्जाम में मैच द कॉलम्स का फेवरेट सवाल है, तो पूरा फोकस यहाँ पर। सवाल बिल्कुल सीधा है, कौन सा माइक्रोब कौन सी ड्रिंक बनाता है? अभी स्क्रीन पर एक टेबल आएगी और हम उसको मिलकर डिकोड करेंगे ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी मार्क ना कटे। रेडी? ओके, चलो इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कॉफी। यहां माइक्रोब का रोल बिल्कुल अलग है। वो जूस को फर्मेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो कॉफी के बीज यानी बीन्स को फल से अलग कर रहा है और ये काम करता है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। बिल्कुल यही काम कोको के साथ भी होता है। अब नीचे देखो, ग्रेप्स और एप्पल। इन दोनों के जूस को फर्मेंट करके वाइन और साइडर बनता है। और मजेदार बात यह है कि दोनों के लिए एक ही माइक्रोब यूज होता है, सैकरोमाइसीस सेरेविसियाe। अरे याद आया, ये वही हीरो माइक्रोब है जो हमने विनेगर बनाने के पहले स्टेप में देखा था। तो इस पूरी टेबल से सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? मतलब वो कौन सी एक बात है जो आपके एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाएगी? चलो अगली स्लाइड इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखिए यही है वो मेन डिफरेंस। एक तरफ है जूस का फर्मेंटेशन जैसा ग्रेप्स और एप्पल्स के साथ होता है, जिसका हीरो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाe, और दूसरी तरफ है सीड सेपरेशन जैसा कॉफी और कोको के साथ होता है, जिसके लिए लैक्टोबैसिलस ब्रेविस जैसे अलग माइक्रोब्स काम आते हैं। बस इस एक फर्क को याद रखिए और आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, प्रॉमिस। तो आज हमने क्या देखा कि यही माइक्रोब्स हमें विनेगर जैसी खट्टी चीजें भी देते हैं और चॉकलेट कॉफी जैसी मीठी चीजें भी। कितना वर्सेटाइल काम है ना इनका। लेकिन इनकी शक्तियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बात सोचिए, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि माइक्रोब्स आपके कपड़े धोने में भी हेल्प कर सकते हैं? जी हाँ, आपका डिटर्जेंट पाउडर, उसमें भी इनका हाथ हो सकता है। हुई ना हैरानी? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगले हिस्से में। हम बात करेंगे माइक्रोबियल एंजाइम्स की। आखिर डिटर्जेंट्स में ये एक्टिव एंजाइम्स क्यों डाले जाते हैं, ये सब हम जानेंगे पार्ट 6 में। तो उसके लिए जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए हे साइंस चैम्प्स, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7। आ गए हैं हम पार्ट 6 पे। पिछले पार्ट्स में हमने माइक्रोब्स के क्या क्या कमाल देखे थे। आज की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे उनके बनाए हुए मैजिक पाउडर्स के बारे में। हाँ, जादुई पाउडर्स। ये वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ में घुल मिल गई हैं पर हमें पता भी नहीं। रेडी हो इनके सीक्रेट्स जानने के लिए? चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक थोड़े अजीब से सवाल के साथ। सोचो, आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट जिससे कपड़े धुलते हैं और आपकी फेवरेट आइसक्रीम, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? एक चीज दाग साफ करती है और दूसरी आपकी स्वीट क्रेविंग पूरी करती है। बिल्कुल अलग अलग दुनिया है ना? बट ट्रस्ट मी,
इनके बीच एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है और वही कनेक्शन आज का हमारा टॉपिक है। एंड द आंसर इज मैजिक पाउडर्स, जो बैक्टीरिया से बनते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपके कपड़ों को चमकाता है और वही इंग्रेडिएंट जो आपकी आइसक्रीम को इतना थिक और क्रीमी बनाता है, उसके पीछे का हीरो एक छोटा सा माइक्रोब है। Isn't that amazing? तो आज हम इन्हीं दो मैजिक पाउडर्स की कहानी समझेंगे। एक है माइक्रोबियल एंजाइम्स और दूसरा है ज़ैंथेन गम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मैजिक पाउडर की, एंजाइम्स। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 खोल लो, तो साथ साथ फॉलो करना आसान होगा। देखो, फैक्ट्रीज में ना केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट्स यूज होते हैं, पर अब एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज केमिकल कैटलिस्ट्स को बाय बाय कहकर माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज कर रही हैं। बट क्यों? ऐसा क्या खास है इन एंजाइम्स में? लेट्स फाइंड आउट। ओके बच्चों, फुल कंसंट्रेशन हियर। ये जो स्लाइड है ना, ये आपके एग्जाम का एक हॉट टॉपिक है। सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो केमिकल कैटलिस्ट के सामने माइक्रोबियल एंजाइम्स के फायदे क्या हैं? 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, ये कम टेम्परेचर, कम पीएच और कम प्रेशर पर भी मस्त काम करते हैं। सोचो, इसका मतलब फैक्ट्री की कितनी एनर्जी और पैसा बच रहा है। नंबर 2, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब बिल्कुल 1 की 1 लॉक वाला सिस्टम। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन करेगा, फालतू का कचरा यानी बाय प्रोडक्ट्स बनता ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, ये है इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट को कोई टेंशन नहीं। और हाँ, इनको रीयूज भी कर सकते हैं, तो इसको तो स्टार मार्क कर ही लो, पक्का आएगा। राइट, अब स्क्रीन पर आपको कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स से नाम दिख रहे होंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस। इनको देखकर घबराना मत, ये बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के नाम हैं। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि ऐसे ऐसे नाम होते हैं। इनकी डीप केमिस्ट्री आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो कोई टेंशन नहीं, जस्ट बी फेमिलियर विद द नेम्स। चलो, तो हमने ये तो देख लिया कि ये एंजाइम्स कितने काम के हैं, पर आखिर ये यूज कहाँ होते हैं। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे, जिससे आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी कि ये मैजिक पाउडर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या कमाल करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हमारे घरों में ही है, डिटर्जेंट। इन्हीं एंजाइम्स को डिटर्जेंट पाउडर में मिक्स किया जाता है और इनका सुपर पावर ये है कि ये टफ से टफ स्टेन्स को ठंडे पानी में भी निकाल देते हैं। सोचो, इसका मतलब है कपड़े धोने के लिए पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं। कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, राइट? ये आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा है और हमारे प्लैनेट के लिए भी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा यूज है इनका, कॉर्न सिरप बनाने में। आपने नोटिस किया होगा कई सारे स्नैक्स, स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप लिखा होता है। पता है वो कैसे बनता है? कॉर्नफ्लावर यानी मकई के आटे से, और उस आटे को इतनी मीठी सिरप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसीस जैसे बैक्टीरिया से मिलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू हैव अ स्वीट स्नैक, याद करना उसके पीछे भी इन टाइनी माइक्रोब्स का हाथ हो सकता है। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। लेदर इंडस्ट्री में ये एंजाइम्स चमड़े को सॉफ्ट और क्लीन करने में हेल्प करते हैं, वो भी बिना गंदे केमिकल्स यूज किए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जीन्स को वो फेडेड स्टोन वॉश लुक देने में यूज होते हैं, और पेपर इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है पेपर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। मतलब ये छोटे छोटे माइक्रोब्स कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि एंजाइम्स कैसे क्लीनिंग और प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे मैजिक पाउडर की तरफ। तो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज 82 पे आ जाओ। टॉपिक है ज़ैंथेन गम। नाम थोड़ा सा अजीब है, आई नो, पर ये आपकी आइसक्रीम, आपके मिल्क शेक्स और हाँ, आपकी टूथपेस्ट का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये है एक सुपर थिकनर। तो ये ज़ैंथेन गम है क्या चीज? सिंपल वर्ड्स में ये एक सब्सटेंस है जो चीजों को गाढ़ा यानी थिक बनाता है। इसको बनाया जाता है स्टार्च और मोलेसिस को फर्मेंट करके। और इस फर्मेंटेशन में हीरो कौन है? ज़ैंथोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये ठंडे पानी में भी घुल जाता है और गर्म में भी, और चीजों को एकदम परफेक्ट स्टेबल थिकनेस देता है। तो ये मिलता कहाँ है? अब सुनो, जो आपकी आइसक्रीम, पुडिंग्स और वो थिक चॉकलेट मिल्क शेक्स होते हैं ना, उनको वो परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ज़ैंथेन गम यूज होता है। यहाँ तक कि जो इंस्टेंट सूप आप बनाते हो उसको गाढ़ा करने के लिए भी। और सबसे सरप्राइजिंग, आपका टूथपेस्ट, हाँ, उसकी जो वो पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी है वो भी इसी की देन है। जस्ट इमेजिन, जो इंग्रेडिएंट आपके मिल्क शेक में है वही आपके टूथपेस्ट में। हाउ क्रेजी इज दैट? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, राइट? चलो बच्चों, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का, सीधे आपके एग्जाम्स के लिए। पेज 83 पर जो टेबल है ना, वो मैच द पेयर्स क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है। तो चलो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स आए। रेडी? लेट्स गो। ओके, इस टेबल को क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, सिट्रिक एसिड।
ये चीजों को खट्टा टेस्ट यानी एसिडिटी देता है। सिंपल। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका कॉमन नाम है विटामिन सी। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आते हैं बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन। ये हैं एडिबल कलर्स, जैसे गाजर का ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन से आता है और टमाटर का रेड कलर लाइकोपीन से। और लास्ट में है जाइलेटॉल और एस्पार्टेम। ये हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मतलब मिठास देंगे पर कैलोरीज बहुत कम। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, मैच द पेयर्स के लिए परफेक्ट है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये टाइनी माइक्रोब्स हमारे फूड, हमारे क्लोथ्स और यहाँ तक कि हमारे टूथपेस्ट को बेहतर बना रहे हैं। हमने 2 मैजिक पाउडर्स के सीक्रेट्स को समझा, लेकिन क्या इनकी पावर बस यहीं तक लिमिटेड है या ये इससे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं? सोचो, क्या माइक्रोब्स हमारी गाड़ियां चला सकते हैं? क्या ये फ्यूल प्रॉब्लम का सलूशन हो सकते हैं? इस बारे और इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे चैप्टर 7 के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7, जहां हम बात करेंगे बायोफ्यूल्स की और साथ ही लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स की। हम देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे एनर्जी और मेडिसिन की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे एंजाइमेटिक, और हाँ, अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट, चलो वेलकम है आप सबका चैप्टर 7 के पार्ट 7 में। पता है आज हम दो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं ना, जिनके सॉल्यूशंस पर लिटरली हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। पहला है एनर्जी और दूसरा है हेल्थ। तो चलिए देखते हैं साइंस इनका क्या जवाब देता है। रोज रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमत, गाड़ियों से निकलता वो दम घुटने वाला धुआं, और सबसे डरावनी बात, ऐसी बीमारियां जिनके ऊपर अब दवाइयां भी काम नहीं कर रही, सुपर बग्स। ये सब चीजें हम रोज सुनते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, है ना? सच बताऊं तो ये हमारी एनर्जी और हेल्थ दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतना छोटा है कि हमारी आंखों से दिखता भी नहीं, बिलीव करोगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना। द आंसर इज माइक्रोब्स। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ये सूक्ष्म जीव, यही हैं वो हीरोज जो हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं पहले सॉल्यूशन से, बायोफ्यूल्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये नन्हे से जीव हमारी गाड़ियों को पावर दे सकते हैं और पोल्यूशन को बिल्कुल कम कर सकते हैं। और हाँ, अपनी टेक्स्ट बुक में पेज 82 ओपन कर लो, वहां इसके बारे में और भी डिटेल्स मिलेंगी। तो क्या तो ये बायोफ्यूल है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा फ्यूल है जो बायोमास से बनता है। बायोमास मतलब कोई भी लिविंग मैटर, जैसे पौधे या उनका कचरा, गोबर, ये सब। और इसका जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ना, वो है कि ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। इसका मतलब हम इसे बार बार बना सकते हैं। ये पेट्रोल जैसा नहीं है कि एक बार निकाला, यूज किया और खत्म। पेट्रोल तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन बायोफ्यूल हम बनाते रहेंगे। अच्छा, अब ये बायोफ्यूल्स ना हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। देखो यहाँ टेबल में। और हाँ, ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। तो सबसे पहला फॉर्म है सॉलिड, जैसे कोयला, गोबर या फसल का कचरा। दूसरा है लिक्विड, इसमें आते हैं वेजिटेबल ऑयल्स और अल्कोहल लाइक इथेनॉल। इसके बारे में हम अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा है गैसियस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोबर गैस या कोल गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों फॉर्म्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। चलो अब मिलते हैं हमारे पहले स्टार प्लेयर से, लिक्विड फ्यूल्स का हीरो इथेनॉल। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एक क्लीन मतलब साफ और स्मोकलेस मतलब बिना धुआं वाला फ्यूल है। सोचो, जब ये जलेगा तो धुआं ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब पोल्यूशन की छुट्टी। हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है? एक्चुअली प्रोसेस काफी आसान है। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं गन्ने का कचरा, इसे कहते हैं मोलासिस। फिर उसमें हम मिलाते हैं एक स्पेशल गेस्ट, एक यीस्ट जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई। ये यीस्ट मोलासिस में फर्मेंटेशन करता है, जिसे हम आम भाषा में खमीर उठाना कहते हैं। और बस रिजल्ट क्या मिलता है? हमें मिल जाता है हमारा क्लीन स्मोकलेस इथेनॉल फ्यूल, है ना सर? इथेनॉल तो कमाल है ही, लेकिन अब मिलो हमारे दूसरे स्टार प्लेयर से, हाइड्रोजन गैस। और इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस गैस को बैक्टीरिया बनाते हैं। सोचो, ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी यानी लाइट की मदद से पानी को, H2O को तोड़ देते हैं। इस मैजिकल प्रोसेस को कहते हैं बायोफोटोटॉलिसिस, और इससे निकलती है सुपर हाई एनर्जी हाइड्रोजन गैस। और पता है, इसी वजह से, इसी अनोखी प्रॉपर्टी की वजह से हाइड्रोजन गैस को द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। जस्ट इमेजिन,
एक ऐसा फ्यूल जो बने भी पानी से और जलने के बाद वेस्ट में भी सिर्फ पानी की भाप दे, मतलब जीरो पोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। ये है अ ट्रू 100% क्लीन एनर्जी का परफेक्ट एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो एनर्जी की प्रॉब्लम का सलूशन तो हमें मिल रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, हेल्थ। हमारा अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। पता है, आप इन्हें हमारे इनविजिबल डॉक्टर्स भी कह सकते हो, वो छोटे छोटे डॉक्टर्स जो बीमारियों से लड़ते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। बेसिकली ये एक कार्बन कंपाउंड है जो हमें इंटरेस्टिंगली दूसरे बैक्टीरिया और फंगाई से ही मिलता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स घुस गए हैं उनको या तो सीधा मार देना या उनकी ग्रोथ को रोक देना। कितनी अमेजिंग बात है ना कि एक माइक्रोब ही दूसरे माइक्रोब के खिलाफ दवाई बनाता है। इट्स लाइक अ माइक्रोबियल वॉर हैपनिंग फॉर आवर बेनिफिट। आपने कभी डॉक्टर से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम सुना है? इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है, ये एक ऐसी दवाई है जो बहुत सारी अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया पर काम करती है। देखो, बैक्टीरिया दो मेन टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये दवाइयां दोनों पर असर करती हैं। इसको ऐसे समझो जैसे ये एक मास्टर की हो जो बहुत सारे अलग अलग तालों को खोल सकती है। पावरफुल, राइट? ओके, अब यहां स्क्रीन पर देखो, ये कुछ बहुत जरूरी एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। पेनिसिलिन, इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई और इसने पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया। फिर आते हैं सेफेलोस्पोरिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब भी बहुत कॉमन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम के लिए इस लिस्ट में से कम 4 नाम तो बिल्कुल रट लो, जरूर आएंगे। और अब ये स्लाइड, इसको तो 5 स्टार मार्क कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा पूछते हैं सवाल, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है? जवाब है रिफामाइसिन। अभी इसी वक्त अपनी बुक में इसको हाईलाइट करो या अंडरलाइन कर लो, ये भूलना नहीं है। ओके, तो काफी पढ़ाई हो गई। अब टाइम है ये चेक करने का कि आपका ध्यान कहां था। इट्स क्विज टाइम। आर यू रेडी? लेट्स टेस्ट योर नॉलेज एंड सी इफ यू आर एग्जाम रेडी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मोलासिस को फर्मेंट करने से हमें कौन सा क्लीन और स्मोकलेस लिक्विड फ्यूल मिलता है? सोचो क्या था वो? I'll give you a few seconds. And the answer is ethanol. बिल्कुल सही। जिसने सही जवाब दिया, well done, good job. Question number 2. कौन सी गैस को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? Come on, ये तो बहुत आसान है, जल्दी सोचो। You got it. The answer is hydrogen gas. Perfect. और अब the final and the most important question for your exams. Tuberculosis, टीबी के ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है? याद करो, मैंने क्या कहा था, इसको भूलना नहीं है। Yes, the answer is rifampicin. Excellent. इसको दिमाग में लॉक कर लो। This is a very very important point. वाओ, तो आज हमने देखा कि ये छोटे छोटे माइक्रोब्स कितने बड़े काम करते हैं, हमारे लिए फ्यूल बनाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन इन माइक्रोबियल सुपर हीरोज का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उनका अगला मिशन है वेस्ट वॉरियर्स बनना। सोचो, हमने अपनी गाड़ियों को पावर दे दी, ठीक है, बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, ये भी ठीक है, लेकिन इन कचरे के पहाड़ों का क्या? और इन गंदे नालों में बहते पानी का क्या? क्या ये माइक्रोब्स इस मेस को भी साफ करने में हमारी मदद कर सकते हैं? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले एक्सप्लेनर में, पार्ट 8 में, जहां हम बात करेंगे लैंड फिलिंग और सीवेज मैनेजमेंट की। तो उसको मिस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ वेस्ट वॉरियर्स। आज पता है हम किससे मिलने वाले हैं? उन छोटे छोटे इनविजिबल जैनिटर्स से जो हमारे शहरों को दिन हो या रात 24/7 साफ रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, जो रोज आपके घर से कचरा निकलता है या जो पानी आप फ्लश करते हो, वो जाता कहाँ है? इतना सारा कचरा, इतना सारा वेस्ट, आखिर उसका होता क्या है? कहाँ गायब हो जाता है सब? इसका जवाब, इसका सोल्यूशन छुपा है हमारे अनसीन हीरोज में। ये हैं लाखों करोड़ों छोटे छोटे जैनिटर्स जो हमारा मेस साफ करते हैं, और हम उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल इन्हीं अमेजिंग सुपर पावर्ड क्रीचर्स के बारे में है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कचरा कहाँ जाता है, फिर हम देखेंगे लैंडफिल, साइंस का जादू, उसके बाद सिवेज, पानी के सुपर क्लीनर से मिलेंगे, फिर थोड़ी सी एग्जाम की तैयारी करेंगे, और आखिर में आगे क्या, सुपर बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं।
ऑलराइट, तो सीधा डाइव करते हैं हमारे पहले टॉपिक में। और हाँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 83 भी खोल सकते हैं साथ साथ रेफरेंस के लिए। चलिए देखते हैं इन मॉडर्न लैंडफिल्स के पीछे का साइंस का जादू। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। जब हम लैंड फिलिंग साइट बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक गड्ढा खोदकर उसमें कचरा भरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है जहां डिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, एक बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड तरीके से। और एग्जाम्स के लिए ये प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। स्टेप 1, प्रेपरेशन। रेजिडेंशियल एरिया से दूर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। स्टेप 2, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, लाइनिंग। इन गड्ढों में प्लास्टिक शीट्स बिछाई जाती हैं ताकि कोई भी टॉक्सिक चीज लीक ना हो। क्यों? ताकि हमारा ग्राउंड वाटर सेफ रहे। फिर स्टेप 3, डंपिंग। कचरे को कंप्रेस करके पिट में डाला जाता है। स्टेप 4, कवरिंग। ऊपर से मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, पत्ते और कुछ बायोकेमिकल्स की लेयर डाली जाती है। स्टेप 5 में होता है असली मैजिक। बायोरिएक्टर्स और मिट्टी के माइक्रोब्स इस वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में स्टेप 6, सीलिंग। जब गड्ढा भर जाता है उसे मिट्टी की स्लरी से सील कर दिया जाता है। सिंपल है। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा कमाल का है। कुछ ही दिनों में जो कचरा पहले बदबू मार रहा था वो बदल जाता है बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट में। सोचो, कचरे से खाद, एक वैल्यूएबल रिसोर्स जिसे हम खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है। यहां एक बोनस फैक्ट भी है। इस डिकम्पोजिशन से जो मीथेन गैस निकलती है ना, उससे हम वेस्ट नहीं होने देते। उसे कलेक्ट करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कचरे से कंपोस्ट भी बनाओ और एनर्जी भी पाओ। हाउ कूल इज दैट? चलिए, लैंडफिल की कहानी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड वेस्ट की तरफ, यानी सीवेज। अब देखते हैं कि हमारे पानी के सुपर क्लीनर्स यानी माइक्रोब्स इसे कैसे डील करते हैं। और बड़े शहरों में ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसे समझने के लिए पहले गांव और शहर का डिफरेंस देखते हैं। देखो, गांव में सूएज डिस्पोजल आसान है, आसपास की मिट्टी में डिस्पोज हो जाता है या बायोगैस प्लांट्स में यूज हो जाता है। लेकिन शहरों में यहाँ वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि उसके लिए स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पड़ते हैं। इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। तो शहरों में क्या करते हैं? हम सीवेज में कुछ खास माइक्रोब्स को मिक्स करते हैं। इन माइक्रोब्स के 3 मेन काम हैं। जॉब नंबर 1, कार्बन कंपाउंड्स को तोड़ना और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। जॉब नंबर 2, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियों के जर्म्स यानी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना। और जॉब नंबर 3, और ये एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो, मैन मेड यानी जीनोबायोटिक केमिकल्स को डीकंपोज करना। तो ये जीनोबायोटिक केमिकल्स को कौन साफ करता है? इसके लिए हैं स्पेशल कमांडोज। इन्हें कहते हैं फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये सबसे डेंजरस मैन मेड केमिकल्स को भी डीकंपोज कर सकते हैं जो सीवेज में मौजूद होते हैं। ये हैं असली सुपर क्लीनर्स। तो इस पूरी मेहनत का आउटकम क्या निकलता है? 2 चीजें। जो सॉलिड कचरा नीचे बैठ जाता है यानी स्लज, वो फर्टिलाइजर की तरह काम आता है। और जो पानी रिलीज होता है वो इतना साफ और एनवायरमेंटली सेफ होता है कि उसे हम सिंचाई के लिए या वापस नदियों में भी छोड़ सकते हैं। अमेजिंग, राइट? ओके, काफी कुछ सीख लिया हमने। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। थोड़ी एग्जाम की तैयारी हो जाए। रेडी हो? चलो देखते हैं कितना याद है। ये सवाल सीधे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, लैंडफिल पिट्स में प्लास्टिक शीट्स क्यों बिछाई जाती हैं? व्हाई? थोड़ा सोचो, अभी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, इसका जवाब है जमीन और ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। वो प्लास्टिक शीट एक बैरियर का काम करती है ताकि कचरे से निकलने वाला टॉक्सिक लिक्विड, जिसे लीचेट कहते हैं, नीचे जमीन में ना जा पाए। क्वेश्चन नंबर 2, जब माइक्रोब्स सीवेज को डीकंपोज करते हैं तो कौन सी गैसेस रिलीज होती है? ये तो इजी है, याद है? हाँ, 2 मेन गैसेस हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल आसान। और तीसरा सवाल, याद है वो स्पेशल वाले बैक्टीरिया, वो मैन मेड जीनोबायोटिक केमिकल्स को कौन डीकंपोज करता है? उनका नाम क्या था? बिल्कुल सही, इस काम के माहिर हैं फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। वेरी गुड। तो हमने देख लिया कि माइक्रोब्स जमीन और पानी दोनों को साफ कर सकते हैं। लेकिन क्या इनकी कहानी, इनकी पावर्स बस यहीं तक है? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं आगे क्या है। सुपर बैक्टीरिया। ये सवाल सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या बैक्टीरिया लाखों करोड़ों लीटर क्रूड ऑयल को खा सकते हैं? समुद्र में फैला हुआ तेल साफ कर सकते हैं? या क्या वो प्लास्टिक को भी डिकंपोज कर सकते हैं? सोचो। और इसका जवाब है एक बड़ा सा यस। जी हां, वो कर सकते हैं। और इन्हीं सुपर क्लीनर से हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। गेट रेडी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी की कमाल की दुनिया के बारे में।
तो पार्ट 9 बिल्कुल मिस मत करना। हम बात करेंगे ऑयल स्पिल्स के बारे में, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, और मिलेंगे उन सुपर माइक्रोब्स से जो पेट्रोलियम को ऐसे खाते हैं जैसे ब्रेकफास्ट हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है हमारी स्पेशल सीरीज के पार्ट 9 में। आज हम एक ऐसी अनोखी दुनिया की बात करने वाले हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, पर हमारे प्लैनेट को बचाने की पावर रखती है। जी हाँ, हम बात करेंगे उन छोटे छोटे सुपर हीरोज की, माइक्रोब्स, जो हमारी बड़ी से बड़ी पोल्यूशन प्रॉब्लम्स का इलाज है। तो चलिए रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। इमेजिन करके देखो, हमारी अर्थ के 2 सबसे बड़े नाइटमेयर्स, सबसे बुरे सपने क्या हो सकते हैं? एक तरफ समुंदर में दूर दूर तक फैला हुआ ऑयल, और दूसरी तरफ ये कचरे के पहाड़, प्लास्टिक माउंटेन्स। देखकर ही डर लगता है ना? लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि नेचर के पास इनका सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद है। हाँ, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फाइटर्स के फॉर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट चैलेंज, ऑयल स्पिल्स। जब समुद्र में इतना सारा तेल फैल जाता है तो सोचो क्या होता है। ये समुद्री जीवों के लिए एक मौत का पैगाम जैसा है। पानी के ऊपर तेल की एक मोटी सी लेयर बन जाती है और बेचारी मछलियों और बर्ड्स का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसको साफ करना, मशीन से साफ करने में बहुत खर्चा और बहुत मेहनत लगती है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? यहाँ आते हैं हमारे हीरोज। इनका नाम है हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, शॉर्ट में HCB। आई नो नाम थोड़ा टफ है ना, पर इनका काम बहुत सिंपल है। हम इन्हें प्यार से समुद्र के सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। ये ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो क्रूड ऑयल का जो मेन हिस्सा होता है ना, हाइड्रोकार्बन्स, उनको तोड़ लेते हैं। बेसिकली ये ऑयल को खा जाते हैं। सिंपल। ओके, अब सब लोग फुल अटेंशन। ये स्लाइड, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। पेन और पेपर निकाल लो। ये 2 नाम तो बिल्कुल रट लेने हैं। पहला है सीडोमोनास स्पीशीज और दूसरा है अल्केनोवोरैक्स प्रोक्यूमेंसिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीडोमोनास और अल्केनोवोरैक्स। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो सवाल यह है कि आखिर ये काम करते कैसे हैं? चलो इसको एकदम सिंपल 3 स्टेप स्टोरी में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ये बैक्टीरिया समुद्र में ऑयल यानी हाइड्रोकार्बन्स को सर्च करते हैं, उन्हें ढूंढ निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, जैसे ही उन्हें ऑयल मिलता है वो ऑक्सीजन यूज करके उसके साथ एक रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और अब आता है आखिरी और सबसे अमेजिंग स्टेप, स्टेप 3। वो उस डेंजरस ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल हार्मलेस चीजों में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। जस्ट लाइक दैट, पोल्यूशन साफ, और पीछे क्या बचा? सिर्फ CO2 और वाटर। अमेजिंग है ना? व्हाट अ मिरेकल ऑफ नेचर। ओके, तो समुद्र की प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई, बट व्हाट अबाउट लैंड? जमीन पर जो हमने प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए हैं, उनका क्या? वो प्लास्टिक बॉटल्स जो आप और हम यूज करके फेंक देते हैं, जो सालों साल सदियों तक वैसे ही पड़ी रहती हैं, उनका क्या सोल्यूशन है भाई? आप जो पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज करते हो, वो मोस्टली एक ही केमिकल से बनती है। इसका नाम है PET, फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरिफ्थलेट। और पहले तो हम सबको यही लगता था कि भाई ये प्लास्टिक तो ऐसी चीज है जो कभी भी डिकम्पोज ही नहीं होगी। बट साइंस हैज अ वे ऑफ सरप्राइजिंग अस हमेशा। और यहां देखिए नेचर का काउंटर अटैक। साइंटिस्ट ने ऐसे बैक्टीरिया ढूंढ लिए हैं जो इस जिद्दी PET प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। इनके नाम है विब्रियो और एक स्पेशल नाम आइडियोनेला साकायेंसिस। ये हैं हमारे प्लास्टिक ईटर्स। और बात सिर्फ प्लास्टिक पर खत्म नहीं होती। जो पुराने टायर्स होते हैं यानी रबर, उसको डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया की एक पूरी आर्मी है। इस आर्मी में है एक्टिनोमाइसीट्स, स्ट्रेप्टोमाइसीज, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लांट्स। सच में ऐसा लगता है जैसे ये माइक्रोब्स हमारे कचरे के खिलाफ नेचर की एक स्पेशल कमांडो फोर्स। अब तक हम उस कचरे की बात कर रहे थे जो हमें दिखता है, ऑयल, प्लास्टिक। लेकिन हमारी फाइट सिर्फ विजिबल एनिमीज से नहीं है। कुछ दुश्मन इनविजिबल हैं, अनदेखे हैं, जैसे कि एसिड रेन और एटॉमिक प्लांट से निकलने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट। और बिलीव मी, ये इनविजिबल दुश्मन अक्सर ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोपिक फ्रेंड्स इन इनविजिबल थ्रेट से कैसे डील करते हैं। फर्स्ट, एसिड रेन। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उससे हमारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स सब खराब हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि एसिडोफिलियम, जिनके लिए ये एसिड पॉइजन नहीं बल्कि खाना है, एक एनर्जी सोर्स। वो इस एसिड को यूज करके सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं। और अब आते हैं दूसरे बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम पर, एटॉमिक वेस्ट। देखो, एटॉमिक प्लांट से जो यूरेनियम सॉल्ट्स निकलते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, बिल्कुल चीनी की तरह। और ये पानी ऑफ कोर्स डेडली है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो बैक्टीरियम की, जियोबैक्टर। ये जियोबैक्टर क्या करता है? ये इन घुलने वाले सॉल्युबल सॉल्ट्स को ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देता है जो घुलती नहीं, यानी इनसॉल्युबल।
बेसिकली पत्थर जैसा बना देता है ताकि वो हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स ना हो सके। ऑलराइट, इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब टाइम है एक क्विक मेमोरी चेक का। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी एक फैंटास्टिक रिवीजन होगा। सो आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। समंदर में जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उन्हें साफ करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं? कम ऑन थिंक, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। And the answer is Pseudomonas species and Alcanovorax borcomensis. अगर आपका आंसर करेक्ट था, then fantastic, well done. याद रखो, ये नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, What does HCB stand for? HCB का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू, हमने इन्हें समुद्र के सफाई कर्मी कहा था। And the correct answer is hydrocarbonoclastic bacteria, the bacteria that break down hydrocarbons. Simple as that. एंड द फाइनल क्वेश्चन, लास्ट वन, वो कौन सा बैक्टीरियम है जो डेंजरस यूरेनियम सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल बना देता है और हमारे पानी को सेफ रखता है? हमारा एटॉमिक क्लीनर याद है? The answer, of course, is Geobacter. बिल्कुल, याद रखिएगा, जियोबैक्टर का रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफ बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट थे। तो इसके साथ हम अपने डिस्कशन के अगले फेज में आ गए हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये टाइनी माइक्रोब्स हमारे प्लैनेट को क्लीन करने में कितने पावरफुल हैं। ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक, इवन एटॉमिक वेस्ट, ये हर जगह हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन क्या इनकी सुपर पावर सिर्फ क्लीनिंग तक ही लिमिटेड है? सो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। हमने पोल्यूशन तो साफ कर दिया, बट कैन दी सेम लिटिल माइक्रोब्स हेल्प अस ग्रो आवर फूड? क्या ये हमारी खेती में, फार्मिंग में हमारी मदद कर सकते हैं? क्या ये हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? इसका आंसर हम एक्सप्लोर करेंगे हमारी सीरीज के अगले और फाइनल पार्ट में, पार्ट 10। नमस्ते स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सबका हमारे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के आखिरी पड़ाव में, यानी पार्ट 10। हमने इस चैप्टर में एक बहुत लंबा सफर तय किया है और आज हम इसके ग्रैंड फिनाले पर हैं। आज हम माइक्रोब्स की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे एग्रीकल्चर में। हम डिटेल में समझेंगे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। और हाँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एंड में होगा एक जोरदार मेगा रीकैप पूरे चैप्टर का, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम से। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे खेत, हमारी मिट्टी और आखिर में हमारी सेहत से जुड़ी है। कई सालों से खेतीबाड़ी में एक आसान रास्ता अपनाया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का रास्ता। सोचा ये गया कि इनसे फसल ज्यादा होगी, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, लेकिन इसका एक गहरा अंधेरा सच भी है। ये केमिकल्स सिर्फ कीड़ों को नहीं मार रहे, ये धीरे धीरे हमारी थाली में जहर भी परोस रहे हैं। आप जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं, ये 2 अलग अलग फ्यूचर हैं। एक तरफ है केमिकल फार्मिंग, जहां आप देख सकते हैं कि जमीन बंजर हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है। इससे न सिर्फ इंसानों को स्किन डिजीजेस का खतरा है, बल्कि मिट्टी के अंदर रहने वाले फायदेमंद जीव जैसे अर्थवर्म्स वो भी मर जाते हैं। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां मिट्टी जिंदा है, पौधे खुश हैं और हमारे लिए सेफ न्यूट्रिशियस खाना उग रहा है। तो सवाल ये है कि केमिकल फार्मिंग के इस जहरीले चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से हमारे उन छोटे छोटे दोस्तों के पास है जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोब्स। तो चलिए पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की समस्या को हल करता है। मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में पेज 84 खोल लें। यहाँ हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, नेचर्स फर्टिलाइजर। ये प्रकृति का अपना तरीका है पौधों को पोषण देने का, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के। तो आखिर ये माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स है क्या? इस फैंसी नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा। आसान भाषा में समझे तो ये एक लिक्विड कल्चर है, एक मैजिक पोशन जिसमें लाखों करोड़ों फायदेमंद माइक्रोब्स तैर रहे होते हैं। इन्हें तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। याद है हमने दही बनाने वाला प्रोसेस पढ़ा था? ये कुछ वैसा ही है, जहां इन माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है। जब इस सोल्यूशन को हम बीजों पर या सीधा पौधों की जड़ों में डालते हैं, तो ये माइक्रोब्स पौधों के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं और उनकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। स्लाइड पे देखिए, 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, आप इस लिक्विड इनोकुलेंट को बीज बोने से पहले उन पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे हर बीज के साथ उसका एक बॉडीगार्ड माइक्रोब चला जाता है। या दूसरा तरीका है कि आप इस सोल्यूशन को सीधा पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में डाल दें। बस इतना सिंपल।
इसके बाद ये माइक्रो आर्मी अपना काम शुरू कर देती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पौधों को हेल्दी रखती है बिना एक बूंद केमिकल के। अब एक नाम है जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम है अज़ोटोबैक्टर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक स्पेशल सोल्यूशन यूज करते हैं जिसमें अज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एक नेचुरल नाइट्रोजन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसे पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते। अज़ोटोबैक्टर उस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए ये हमारा हीरो है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत को कम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉइल पोल्यूशन को रोकता है। ठीक है, तो हमने फर्टिलाइजर्स का तो एक नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खेती की एक और बड़ी समस्या है कीड़े मकोड़े या पेस्ट्स, और उनसे निपटने के लिए इस्तेमाल होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये स्प्रे करने के बाद गायब नहीं हो जाते। इनके हानिकारक केमिकल्स सालों साल तक मिट्टी में मौजूद रहते हैं, एक साइलेंट पॉइजन की तरह। इन खतरनाक केमिकल्स में से एक का नाम आपको जरूर याद रखना है, फ्लोरोएसिटामाइड। ये एक बहुत ही जिद्दी केमिकल है। जब इसे स्प्रे किया जाता है तो ये मिट्टी में घुल जाता है, फिर ये पौधों की जड़ों से उनके अंदर पहुंचता है, और जब उन पौधों को जानवर या इंसान खाते हैं तो ये केमिकल उनके शरीर में चला जाता है। ये सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है, और इससे स्किन डिजीजेस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस केमिकल जाल से कैसे बचें? हम अपनी मिट्टी को इन जिद्दी केमिकल से साफ कैसे करें और कीड़े मकोड़ों से भी लड़ें, लेकिन एक नेचुरल सेफ तरीके से? चिंता मत कीजिए, इसका जवाब भी हमारे माइक्रोबियल दोस्तों के पास है। चलिए देखते हैं कैसे। और जवाब है बायो इंसेक्टिसाइड्स। ये प्रकृति के अपने स्मार्ट वेपन्स हैं। ये कुछ खास बैक्टीरिया और फंगी से बनाए गए नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मतलब ये सिर्फ पेस्ट और बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस को ही टारगेट करके खत्म करते हैं। इनसे पौधे, मिट्टी या फायदेमंद कीड़ों जैसे मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं होता। और सुनिए, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तो साइंटिस्ट अब और भी कमाल कर रहे हैं। वो इन टॉक्सिन्स को बनाने वाला जीन सीधा प्लांट के डीएनए में ही डाल देते हैं। इसका मतलब जब कोई कीड़ा उस पौधे की पत्ती खाता है, वो टॉक्सिन उसके पेट में जाता है और वो मर जाता है। पौधा खुद अपना बॉडीगार्ड बन जाता है। एग्जाम क्वेश्चन अलर्ट। इस पॉइंट पे स्टार मार्क लगा लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल सीधा आ सकता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का वो कौन सा बाय प्रोडक्ट है जिसे बायोपेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? द आंसर इज स्पिनोसेड। इस नाम को 2-3 बार रिपीट कीजिए, स्पिनोसेड। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोपेस्टिसाइड है। तो इसके साथ हमने एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का जादुई रोल समझ लिया। लेकिन अब, जैसा मैंने शुरुआत में वादा किया था, वक्त है इस पूरे चैप्टर को एक साथ समेटने का। टाइम फॉर अ फास्ट पेस्ड मेगा रिकैप। हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर माइंड मैप बन जाए। रेडी हो जाइए फाइनल रिवीजन के लिए। लेट्स गो। ओके, इस टेबल को अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये पूरे चैप्टर का सार है। हमने शुरू किया डेयरी प्रोडक्ट से, जहां लैक्टोबैसिलस ने दूध से दही बनाया। फूड एंड बेवरेजेस में हमने यीस्ट, सैक्रोमाइसिस से ब्रेड और एसिटोबैक्टर से विनेगर बनाना सीखा। केमिकल्स और मेडिसिन की दुनिया में ज़ैंथिन गम जैसा थिकनर और पेनिसिलिन जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक देखी। फिर हमने देखा कि माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के सुपर क्लीनर्स हैं। समुद्र में फैले ऑयल को साफ करने वाला सूडोमोनास और डेंजरस एटॉमिक वेस्ट को कंट्रोल करने वाला जियोबैक्टर। और आज हमने एग्रीकल्चर में मिट्टी को पोषण देने वाला एज़ोटोबैक्टर और फसलों को बचाने वाला स्पिनोसैड देखा। इससे एक बात साफ होती है, माइक्रोब्स हर जगह हैं और हमारी जिंदगी उनके बिना अधूरी है। चलिए, रिकैप तो हो गया। अब वक्त है ये परखने का कि हमने कितना सीखा। लेट्स प्ले अ क्विक फायर क्विज राउंड। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा जो सीधे आज के टॉपिक से हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार हैं? पहला सवाल, उस केमिकल पेस्टिसाइड का नाम बताइए जो मिट्टी में जमा हो जाता है और स्किन डिजीजेस का कारण बनता है। थोड़ा सोचिए, हमने इसके खतरनाक असर के बारे में बात की थी। और सही जवाब है फ्लोरोएसिटामाइड। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत खूब, योर प्रेपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 2, उस बायोपेस्टिसाइड का नाम बताइए जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करने की कोशिश कीजिए। एंड द आंसर इज स्पिनोसैड। एक्सीलेंट, इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कौन सा हीरो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है जो मिट्टी को केमिकल पोल्यूशन से बचाता है? द सुपरस्टार ऑफ सॉइल हेल्थ।
बिल्कुल सही। सही जवाब है एज़ोटोबैक्टर। वेल डन एवरीवन। अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो आपकी तैयारी जबरदस्त है। अगर नहीं तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इस पूरे चैप्टर के अंत में हम इस एक बात पर पहुंचते हैं कि माइक्रोब्स की ये अदृश्य दुनिया, ये इनविजिबल वर्ल्ड ही हमारे भविष्य की चाबी है। वही हमारे फ्यूचर को फीड करेगी, हमारी दुनिया को फ्यूल देगी और हमारे इस प्लेनेट को हील करेगी। और इस थॉट के साथ हमारा चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यहाँ समाप्त होता है। लेकिन साइंस का सफर कभी नहीं रुकता। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 8 की तरफ, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक ऐसी दुनिया जहां हम स्टेम सेल से नए ऑर्गन्स बनाने, क्लोनिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे एक्साइटिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सोचिएगा, बायोटेक्नोलॉजी की इस पावर से अगला कौन सा बड़ा चैलेंज हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं? क्या हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस ला सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे